स्वागत है। आज हम भारत के एक ऐसे शानदार किले की कहानी में उतरेंगे जो सिर्फ पत्थर की दीवारें नहीं बल्कि इतिहास का जीता जागता अध्याय है। आगरा का किला। जी, आगरा फोर्ट। यमुना नदी के किनारे शान से खड़ा ताजमहल से कुछ ही दूरी पर यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ये महज एक किला नहीं, ये कहानी है मुगल बादशाहों की शान शौकत की, उनकी कला की और हाँ, भारत के बदलते वक्त की भी। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम समझेंगे कि ये किला कैसे बना, किन किन शासकों ने इस पर अपनी छाप छोड़ी, इसकी लाजवाब वास्तुकला क्या कहती है और इसके अंदर कौन सी महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो हमें उस दौर की झलक दिखाती हैं। ये बातें इतिहास प्रेमियों के साथ साथ जो लोग सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफी काम की साबित हो सकती हैं। तो चलिए इस भव्य किले के इतिहास और इसकी परतों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आगरा किले का इतिहास बहुत गहरा और दिलचस्प है और देखिए, इसकी कहानी मुगलों के आने से भी काफी पहले शुरू होती है। ओह, अच्छा, मुगलों से भी पहले? हाँ, शुरुआत में इसी जगह पर मिट्टी ईंटों का एक किला हुआ करता था जिसे बादलगढ़ के नाम से जाना जाता था। बादलगढ़ मतलब बादलों का किला, ऐसा कुछ? हाँ, शायद ऊंचाई की वजह से या पुराने स्वरूप के कारण ये नाम पड़ा होगा। माना जाता है कि ये किला चौहान वंश की एक शाखा सिकरवार राजपूतों के कब्जे में था। इसका पहला पक्का जिक्र मतलब लिखित उल्लेख हमें 1080 ईस्वी में मिलता है। तब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर हमला करके कब्जा किया था। 1080? बाप रे, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी बात है ये तो। जी हाँ, सोचिए ये जगह कितनी महत्वपूर्ण रही होगी सामरिक दृष्टि से। सही। बाद में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान सिकंदर लोधी ने आगरा की अहमियत को पहचाना। उन्होंने 1504 के आसपास इस पुराने मतलब जर्जर हो चुके बादलगढ़ किले की मरम्मत करवाई। अच्छा, लोधी वंश ने भी इस पे काम किया। हाँ, और 1506 में तो आगरा को अपनी राजधानी ही बना लिया। वो यहीं से शासन करते थे और 1517 में उनकी मृत्यु भी इसी किले में हुई। उनके बेटे इब्राहिम लोधी अगले 9 साल तक यहाँ रहे, लेकिन फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई। हाँ, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। बिल्कुल। उसमें इब्राहिम लोधी हार गए और यहीं से आगरा किले के इतिहास का मुगल अध्याय शुरू होता है। और फिर आते हैं मुगल। पानीपत की लड़ाई जीतने के बाद बाबर ने सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत नहीं किया बल्कि आगरा और इस किले पर भी अपना परचम लहरा दिया। और कहते हैं कि किले पर कब्जे के साथ उन्हें यहाँ इतना बड़ा खजाना मिला जिसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था। जी हाँ, ये बात काफी मशहूर है। जरा सोचिए, वो अनमोल हीरा जिसकी कहानियां हम सुनते हैं, कभी इसी किले की तिजोरियों में रखा था। बाबर ने यहाँ पानी की जरूरत के लिए एक बावली मतलब सीढ़ीदार कुआं भी बनवाया था। अच्छा। बाबर के बाद 1530 में उनके बेटे हुमायूं का राज्याभिषेक भी इसी किले में हुआ। यहीं पर? जी, लेकिन हुमायूं का शासनकाल काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। वो जल्दी ही शेर शाह सूरी से हार गए और कुछ सालों के लिए किला और आगरा अफगानों के नियंत्रण में चले गए। ओह हाँ, शेर शाह सूरी। पर मुगलों की वापसी हुई। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमू को हराने के बाद अकबर के नेतृत्व में मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। और फिर अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाने का सोचा। हाँ, चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अकबर अब बादशाह हैं और वो आगरा की रणनीतिक स्थिति और इसके इतिहास को बखूबी समझते थे। वो इसे अपनी राजधानी बनाने का फैसला करते हैं और 1558 में आगरा आ जाते हैं। आपने सही कहा, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक उनके करीबी दोस्त और इतिहासकार अबुल फजल अपनी किताब अकबरनामा में लिखते हैं कि जब अकबर आगरा आए तो पुराना बादलगढ़ किला काफी बुरी हालत में था। मतलब खस्ता हाल था। बिल्कुल, ईंटों का बना हुआ, पुराना और टूटता हुआ। शाही राजधानी के लायक तो बिल्कुल नहीं था। तो अकबर ने क्या किया? तब अकबर ने फैसला किया कि इस पुराने किले की जगह एक नया भव्य और मजबूत किला बनाया जाए। उन्होंने पुराने ईंटों के किले को लगभग पूरी तरह से तोड़वाकर उसकी नींव पर लाल बलुआ पत्थर से एक शानदार किला बनवाने का हुक्म दिया। लाल बलुआ पत्थर से? वो जो आज भी दिखता है? जी हाँ, वही। किले की बाहरी दीवारें राजस्थान के खदानों से लाए गए खास लाल बलुआ पत्थर से बनी, जबकि अंदरूनी ढांचा ईंटों का ही रहा। ये तो बहुत बड़ा काम रहा होगा। बहुत बड़ा। कुछ विवरणों के अनुसार करीब 4000 कुशल कारीगर और हजारों मजदूरों ने लगातार 8 साल मतलब 1565 से 1573 तक काम करके इसे पूरा किया। 8 साल? हाँ,
अकबर ने इसे न सिर्फ एक सुरक्षित किला बनाया, बल्कि अपनी शक्ति और शान का प्रतीक भी बनाया। अगर आप किले के नक्शे को देखें तो ये आधा चांद जैसा है, अर्धवृत्ताकार। इसका सीधा हिस्सा यमुना नदी के समानांतर है। उस जमाने में यमुना नदी किले की दीवारों के बहुत करीब से बहा करती थी। हाँ, सुरक्षा के लिहाज से भी ये अच्छा रहा होगा। बिल्कुल, और सुरक्षा व्यवस्था वाकई मजबूत थी। दीवारें करीब 70 फुट ऊंची हैं और दोहरी हैं, मतलब एक दीवार के पीछे एक और दीवार। डबल प्रोटेक्शन। हाँ, इससे दुश्मन के लिए इन्हें तोड़ना मुश्किल हो जाता था। बीच बीच में विशाल गोलाकार बुर्ज बने हैं, जहां से सैनिक निगरानी रख सकते थे और हमलावरों पर तोपें या तीर चला सकते थे। और किले में घुसने के लिए दरवाजे कितने थे? देखिए, मूल रूप से 4 मुख्य दरवाजे थे। पश्चिम में शहर की तरफ खुलने वाला दिल्ली दरवाजा सबसे बड़ा और शाही प्रवेश द्वार था। एक लाहौर दरवाजा था, जिसका नाम बाद में बदला गया और आज जिसे अमर सिंह दरवाजा कहते हैं। पर्यटक आजकल इसी से किले में प्रवेश करते हैं। जी। तीसरा नदी की तरफ खुलने वाला खिजरी दरवाजा था, जिसे जल द्वार भी कह सकते हैं। एक चौथे दरवाजे का भी जिक्र मिलता है, शायद ग्वालियर दरवाजा, पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। 4 दरवाजे। हाँ, पर सुरक्षा कारणों से बाद में 2 दरवाजे बंद कर दिए गए। दिल्ली दरवाजा आज भी भारतीय सेना के नियंत्रण में है और आम लोगों के लिए बंद है। ओह, तो वो हम नहीं देख सकते। नहीं। दिल्ली दरवाजे के अंदर एक और खास जगह थी, हाथी पोल। पोल यानी दरवाजा। कहा जाता है कि यहाँ कभी पत्थर के बने 2 विशाल हाथियों की मूर्तियां खड़ी थीं, जिन पर शायद रक्षक सवार दिखाए गए थे। हाथी, वाह, पर अब नहीं है। नहीं, अब वो मूर्तियां वहां नहीं हैं। सुरक्षा की बात चल रही है तो एक और दिलचस्प बात मैंने सुनी है। कहते हैं कि दक्षिणी द्वार यानी अमर सिंह दरवाजे से अंदर जाते ही रास्ता अचानक 60 डिग्री पर मुड़ जाता है। ये सीधा क्यों नहीं है? क्या ये कोई गलती थी या? नहीं, गलती बिल्कुल नहीं। ये तो उस दौर की बेहतरीन सैन्य वास्तुकला और सुरक्षा रणनीति का एक शानदार उदाहरण है। अच्छा, कैसे? इसे जानबूझकर इस तरह मोड़ा गया था ताकि अगर दुश्मन बाहर का दरवाजा तोड़ भी दे तो उनकी सेना, खासकर हाथी और घोड़े, तेजी से सीधे अंदर ना घुस सकें। इस मोड़ पर उनकी रफ्तार धीमी हो जाती और किले के ऊपर तैनात रक्षकों को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता। अरे वाह, ये तो कमाल की सोच है ना? कुछ विवरण तो यहाँ तक कहते हैं कि दरवाजे के ऊपर बनी गैलरियों से दुश्मन पर खौलता हुआ तेल या पत्थर बरसाने का भी इंतजाम था। सच में? गर्म तेल? जी हाँ, ये सब किले को लगभग अभेद्य बनाने की कोशिशें थीं। कमाल है, यानी खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का इतना गहरा विचार। अच्छा, अकबर के बाद उनके बेटे जहांगीर का दौर आता है। हमने सुना है कि जहांगीर की दिलचस्पी चित्रकारी और बाग बगीचों में ज्यादा थी। क्या उनके समय में किले में कोई खास काम हुआ? हाँ, ये बात सही है कि जहांगीर की रुचि कला, खासकर चित्रकारी और बागबानी में ज्यादा थी। किले के अंदर बड़े पैमाने पर निर्माण तो शाहजहां ने करवाया, लेकिन जहांगीर के समय में भी कुछ काम हुए। जैसे कि बंगाली महल, जो शायद लाल पत्थर का एक बड़ा रिहायशी हिस्सा था और अब अकबरी महल और जहांगीरी महल के नाम से जाना जाता है, और अकबर दरवाजा, जिसका नाम जहांगीर ने बदलकर अमर सिंह दरवाजा कर दिया। ये तो जहांगीर के समय से जुड़े लगते हैं, खासकर जहांगीरी महल। क्या ये जहांगीर ने बनवाया था? देखिए, जहांगीरी महल नाम होने के बावजूद ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि इसे अकबर ने ही बनवाया था। ओह, अकबर ने? हाँ, शायद अपने बेटे जहांगीर के रहने के लिए या फिर शाही हरम की महिलाओं के लिए। जहांगीर आगरा आते जाते रहते थे और किले में वक्त गुजारते थे। उनके समय की वास्तुकला में ईरानी और भारतीय शैलियों का एक खूबसूरत मेल दिखाई देता है, जिसमें नक्काशी और रंगों का इस्तेमाल बढ़ा। जहांगीर ने किले के बाहर जरूर कुछ महत्वपूर्ण निर्माण करवाए। उन्होंने सिकंदरा में अकबर के मकबरे का काम 1613 में पूरा करवाया। अच्छा, वो तो अकबर ने शुरू किया था। हाँ, योजना अकबर की ही थी। फिर लाहौर के पास शादरा में उन्होंने अपने मकबरे का डिजाइन खुद तैयार किया था। सिकंदरा में अपनी माँ मरियम उज़ ज़मानी का मकबरा बनवाया। आगरा किले के पास ही उन्होंने कांच महल भी बनवाया। और बाग? हाँ, बागों का शौक तो था ही। कश्मीर का मशहूर शालीमार बाग और लाहौर का दिलकुश बाग, ये सब जहांगीर के समय की देन है। और उनकी बेगम नूरजहां, उन्होंने भी कुछ बनवाया? हाँ, उनकी प्रभावशाली बेगम नूरजहां ने भी वास्तुकला में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने आगरा में यमुना किनारे अपने माता पिता के लिए एतमादुद्दौला का शानदार मकबरा बनवाया। हाँ, एतमादुद्दौला का मकबरा, वो तो बहुत खूबसूरत है। पूरी तरह संगमरमर का है ना? जी हाँ, लगभग पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है और उस पर रंगीन कीमती पत्थरों की जड़ाई का जो बारीक काम है,
जिसे पच्चीकारी कहते हैं। पच्चीकारी या पिएत्रा ड्यूरा। हाँ, यूरोपीय प्रभाव के कारण इसे पिएत्रा ड्यूरा भी कहा गया। वो भारत में इस कला के शुरुआती और बेहतरीन उदाहरणों में से एक है और इसी ने आगे चलकर शाहजहां की वास्तुकला को बहुत प्रभावित किया। और यही कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब आते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां, जिन्हें इमारतों का शहंशाह कहा जाता है और जिन्हें सफेद संगमरमर से इश्क था। बिल्कुल, उनके दौर को तो मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग मतलब गोल्डन एज माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां को अपने दादा अकबर के बनवाए लाल पत्थर के किले की इमारतें कुछ कम पसंद आईं। उन्हें सफेद संगमरमर की चमक और नफासत ज्यादा भाती थी। इसलिए उन्होंने आगरा किले के अंदर अकबर की बनवाई कई लाल पत्थर की इमारतों को तुड़वाकर उनकी जगह सफेद संगमरमर के खूबसूरत महल और मस्जिदें बनवा दी। उन्होंने किले के अंदरूनी हिस्से का रंग रूप ही बदल दिया, एक तरह से रिमॉडलिंग कर दी। शाहजहां ने वास्तुकला में सुंदरता, संतुलन, बारीकी और भव्यता पर अभूतपूर्व जोर दिया। उनके समय में मुगल वास्तुकला के कई तत्व अपने चरम पर पहुंचे। जैसे मेहराबों के डिजाइन को ही लें, पहले की सादी मेहराबों की जगह अब कई तहों वाली या लहरदार किनारों वाली दांतेदार मेहराबें, कस्प्ड आर्चेस जिन्हें कहते हैं। जी, कस्प्ड या फॉलिएटेड आर्चेस वो ज्यादा बनने लगी, जो देखने में ज्यादा अलंकृत लगती थी। अच्छा। और गुंबदों का आकार भी बदला। पहले के चपटे गुंबदों की जगह अब ऊंचे उठे हुए प्याज जैसे गोल गुंबद मतलब बल्बस डोम्स बनने लगे। इन गुंबदों के निचले हिस्से में अक्सर कमल की पंखुड़ियों जैसा आधार बनाया जाता था, जिसे पद्मकोश कहते हैं, और शिखर पर एक सुंदर कलश होता था। वो ताजमहल में भी दिखता है। बिल्कुल, इमारतों के अनुपात, प्रोपोर्शन और समरूपता, सिमेट्री का खास ध्यान रखा जाता था। सब कुछ एकदम संतुलित। और वो पच्चीकारी ड्यूरा का इस्तेमाल शाहजहां के समय में बहुत बढ़ गया। सफेद संगमरमर में कीमती और अर्ध कीमती रंगीन पत्थरों को फूल पत्तियों के डिजाइन में जड़ने की ये कला शाहजहां की इमारतों की पहचान बन गई। हालांकि इसका प्रयोग बहुत नफासत और संतुलन के साथ किया जाता था, ताकि खूबसूरती भड़कीली न लगे। तो उन्होंने किले में क्या-क्या बनवाया संगमरमर से? चलिए अब किले के अंदर चलते हैं और शाहजहां द्वारा किए गए कुछ मुख्य बदलावों और निर्माणों को देखते हैं। इन्हें हम उनके काम के हिसाब से समझ सकते हैं: सार्वजनिक दरबार, निजी महल और धार्मिक स्थल। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सार्वजनिक जीवन से जुड़ी इमारत की, दीवाने आम। हाँ, जहाँ आम जनता से मिलते थे बादशाह। बिल्कुल, ये वो बड़ा खंभों वाला हॉल था जहाँ बादशाह रोजाना अपनी आम प्रजा से मिलते थे, उनकी फरियादें सुनते थे और दरबार लगाते थे। कहा जाता है कि पहले ये शायद लकड़ी का बना था। शाहजहां ने इसे लाल पत्थर से बनवाकर उस पर सफेद चूने का ऐसा प्लास्टर करवाया कि वो संगमरमर जैसा दिखे। अच्छा, तो ये पूरा संगमरमर नहीं है? नहीं, प्लास्टर है संगमरमर जैसा। यहाँ खंभों की कई कतारें हैं और बीच में बादशाह के बैठने के लिए एक ऊंचा नक्काशीदार संगमरमर का सिंहासन मंच है। कहते हैं इसी हॉल में कभी दुनिया का मशहूर तख्त-ए-ताऊस यानी मयूर सिंहासन रखा जाता था। वही मयूर सिंहासन जिसे नादिर शाह लूट कर ले गया था। जी हाँ, वही। 1739 में दीवाने आम से ही एक रास्ता औरतों के लिए लगने वाले खास बाजार, मीना बाजार और नगीना मस्जिद की ओर जाता था। और दीवाने आम के बाद आते हैं दीवाने खास पर। ये आम दरबार से छोटा लेकिन कहीं ज्यादा खूबसूरत और निजी हॉल था। जैसा कि नाम से जाहिर है, यहाँ बादशाह अपने खास दरबारियों, वजीरों और विदेशी राजदूतों से मिलते थे, गुप्त मंत्रणाएं करते थे। मतलब टॉप सीक्रेट मीटिंग्स। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर का बना है। इसकी असली खूबसूरती इसके दोहरे संगमरमर के खंभों और उन पर की गई फूलों की नाजुक नक्काशी और पच्चीकारी के काम में है। कहते हैं इसकी छत पर कभी सोने और चांदी का काम भी था। वाह! ये वही जगह है जहां 1666 में औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज की वो ऐतिहासिक और तनावपूर्ण मुलाकात हुई थी। ओह हाँ, वो किस्सा तो बहुत मशहूर है। जी, अब चलते हैं बादशाह के निजी आरामगाह की तरफ, खास महल। ये बादशाह का पर्सनल स्पेस था। हाँ, ये बादशाह का अपना महल था, उनके सोने और आराम करने की जगह। ये पूरी तरह सफेद संगमरमर से बना है, जिस पर कहीं कहीं सुनहरी चित्रकारी भी नजर आती है। ये अंगूरी बाग नाम के खूबसूरत 4 बाग शैली में बने ज्यामितीय उद्यान के सामने एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। अंगूरी बाग मतलब अंगूरों का बाग? नाम तो यही है, शायद कभी यहाँ अंगूर की बेलें रही होंगी। खास महल के दोनों तरफ संगमरमर के 2 मंडप हैं, जिनकी छतें बंगाली झोपड़ी की तरह घुमावदार हैं।
इन्हें गंगा और जमुना कहा जाता है। अच्छा, और वो शीश महल जिसके बारे में इतनी कहानियां हैं कि वो पूरा आईनों से जड़ा है, वो कहाँ है और उसकी क्या खासियत है? हाँ, शीश महल खास महल के पास ही बना है। ये संभवतः शाही हमाम यानी स्नानागार था, या गर्मियों में ठंडक के लिए इस्तेमाल होने वाला कमरा, या फिर शायद शाही लिबास बदलने की जगह। और शीशे? हाँ, इसकी दीवारों और छत पर हजारों की संख्या में छोटे छोटे असली शीशों मतलब दर्पणों के टुकड़ों को प्लास्टर में इस तरह जड़ा गया है। इस कला को आईनाकारी कहते हैं कि अगर अंदर एक मोमबत्ती भी जलाई जाए तो उसकी रोशनी हजारों बार प्रतिबिंबित होकर पूरे कमरे को सितारों की तरह चमका देती है। अरे वाह, मतलब एक मोमबत्ती से पूरा कमरा रोशन? जी हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि इसकी प्रेरणा शायद सीरिया के हल्ब या बाइजेंटाइन वास्तुकला से ली गई थी। इसे मध्यकालीन भारत में बने शीश महलों में सबसे बेहतरीन माना जाता है। और इसे देख सकते हैं क्या? अफसोस, इसकी नजाकत और सुरक्षा कारणों से ये आजकल आम दर्शकों के लिए ज्यादातर बंद रहता है। शायद ही कभी विशेष अनुमति से खोला जाता है। ओह, ये तो बुरा हुआ। अब बात करते हैं मुसम्मन बुर्ज की, जिसे शाह बुर्ज भी कहते हैं। ये किले के पूर्वी कोने पर यमुना नदी की ओर मुख किए हुए एक अष्टकोणीय यानी 8 कोनों वाला बुर्ज है। 8 कोनों वाला? जी, ये खास महल और दीवाने खास के करीब बना है। कहते हैं इसे शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल के लिए बनवाया था। लेकिन देखिए, वक्त का फेर, इसी खूबसूरत बुर्ज में उनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को उनकी जिंदगी के आखिरी लगभग 8 साल नजरबंद रखा था। यहीं पर, इसी बुर्ज में? हाँ, 1658 से 1666 तक। यहीं से वो यमुना पार अपनी बेगम के मकबरे ताजमहल को निहारते रहते थे और यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। कितना दर्दनाक रहा होगा। वाकई, यहाँ से ताजमहल का नजारा बेहद पॉइंट और खूबसूरत दिखता है। इसकी संगमरमर की जालियां, पच्चीकारी और नक्काशी का काम भी लाजवाब है। और किले में मस्जिदें? हाँ, किले के अंदर धार्मिक महत्व की इमारत है मोती मस्जिद। ये शाहजहां द्वारा बनवाई गई निजी मस्जिद है। ये पूरी तरह से दूधिया सफेद संगमरमर की बनी है, इसीलिए इसे मोती मस्जिद कहते हैं, मोती जैसी चमक वाली। अच्छा, इसलिए मोती मस्जिद। जी, ये किले के ऊंचे हिस्से पर बनी है और अपनी सादगी, पवित्रता और स्थापत्य की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। इसे किले की सबसे सुंदर इमारतों में गिना जाता है। इसे देख सकते हैं? दुर्भाग्य से ये भी आजकल आम जनता के लिए बंद है, क्योंकि ये किले के उस हिस्से में है जो सेना के नियंत्रण में है। ओह। एक और छोटी मस्जिद है, नगीना मस्जिद, जो दीवाने आम के पास है। ये भी संगमरमर की बनी है और माना जाता है कि इसे शाहजहां ने हरम की औरतों की नमाज के लिए बनवाया था। और जहांगीरी महल, वो तो लाल पत्थर का है ना? हाँ, जहां तक जहांगीरी महल की बात है, जैसा हमने पहले कहा, इसे अकबर ने बनवाया था। ये किला परिसर की सबसे बड़ी रिहायशी इमारतों में से एक है और मुख्य रूप से लाल बलवा पत्थर से बनी है। हालांकि इस पर सफेद संगमरमर से सजावट भी की गई है। अच्छा। इसकी वास्तुकला में हिंदू और मध्य एशियाई शैलियों का स्पष्ट मिश्रण दिखाई देता है। इसके आंगन में एक विशाल नक्काशीदार पत्थर का कटोरा मतलब हौज रखा है। कहानियों के मुताबिक ये नूरजहां के लिए गुलाब जल या अंगूर रखने के काम आता था। दिलचस्प। इनके अलावा और क्या है किले में? इनके अलावा किले में अकबरी महल के कुछ खंडर बचे हैं, जो शायद किले के सबसे पुराने मुगल कालीन हिस्सों में से हैं। एक बड़ा आंगन है जिसे मच्छी भवन कहते हैं, शायद यहाँ कभी मछलियों के तालाब या टैंक रहे होंगे। एक और बहुत छोटी मस्जिद है, मीना मस्जिद, जो संभवतः शाहजहां के बिल्कुल निजी इस्तेमाल के लिए थी। और कुछ बाद की इमारतें? हाँ, बाद के दौर की कुछ इमारतें भी हैं, जैसे मराठा सरदार रतन सिंह की हवेली और ब्रिटिश काल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन रसल कॉल्विन की कब्र। पर आपने कहा कि किले का काफी हिस्सा बंद है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि आज हम किले का जो हिस्सा देख पाते हैं वो पूरा किला नहीं है। किले का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 70% आज भी भारतीय सेना के पास है और वहाँ आम लोगों का जाना मना है। 70%? जी, किला कई मंजिला है, लेकिन पर्यटक मुख्य रूप से नीचे की ओर और पहली मंजिल के कुछ हिस्सों को ही देख सकते हैं। शाहजहां के बाद किले का वक्त उतना सुनहरा नहीं रहा। जैसा आपने बताया, उनके बेटे औरंगजेब ने उन्हें इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद रखा और यहीं पर छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब की वो मुलाकात हुई। हाँ, जिसके बाद शिवाजी महाराज बड़ी चतुराई से औरंगजेब की कैद से निकल भागे थे। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया। 18वीं सदी में किले पर कुछ समय के लिए भरतपुर के जाट शासकों जैसे राजा सूरजमल और फिर मराठों का भी अधिकार रहा। जी,
कहा जाता है कि मराठों ने यहाँ से कुछ संगमरमर की जालियां और अन्य कीमती सामान हटा लिए थे। और फिर अंग्रेज आ गए। बिल्कुल। आखिरकार 1803 में दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने मराठों को हराकर किले पर कब्जा कर लिया। और उन्होंने किले का क्या किया? अंग्रेजों ने किले का इस्तेमाल अपनी छावनी के तौर पर किया और 1803 से 1862 के बीच उन्होंने सेना के लिए बारेक और अन्य जरूरतें पूरी करने के लिए किले की कई पुरानी मुगल कालीन इमारतों को बेरहमी से तुड़वा दिया। तुड़वा दिया मतलब नष्ट कर दिया? हाँ, नष्ट कर दिया। अनुमान है कि लगभग 80% मुगल इमारतें इस दौरान नष्ट कर दी गई। हे भगवान, 80%! ये तो बहुत ज्यादा है। जी, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी ये किला एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा और यहाँ लड़ाइयाँ हुई। हाँ, बिल्कुल। आजादी के बाद किले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को स्वीकार करते हुए 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। जी, और ये बिल्कुल सही फैसला था। तो आगरा किले का महत्व कई स्तरों पर है। वास्तुकला की दृष्टि से देखें तो ये मुगल किला वास्तुकला के शिखर को दर्शाता है। यहाँ हम अकबर की लाल पत्थर वाली मजबूत शैली से लेकर शाहजहां की सफेद संगमरमर वाली नाजुक और अलंकृत शैली तक का पूरा विकास देख सकते हैं। हाँ, वो बदलाव साफ दिखता है। और इसमें हिंदू और इस्लामी वास्तुकला की शैलियों का एक अनूठा संगम भी है, खासकर अकबर के समय की इमारतों में। ऐतिहासिक रूप से ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास का गवाह है। बाबर के आने से लेकर औरंगजेब के शासन और उसके बाद के पतन तक कई महान मुगल बादशाहों ने यहाँ से राज किया, यहीं रहे। उनकी जिंदगी, उनके दरबार, उनकी खुशियां, उनकी त्रासदियां सब यहीं घटी। हाँ, कोहिनूर हीरा, तख्ते ताऊस, शिवाजी महाराज का आगमन, शाहजहां की कैद, कितनी कहानियां जुड़ी हैं। बिल्कुल, न जाने कितनी अहम घटनाएं इस किले की दीवारों से जुड़ी हैं। और परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है ना? हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के नजरिए से भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। मुगल इतिहास, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, उनकी वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, किस बादशाह ने क्या बनवाया, कौन सी इमारत किस काम आती थी, महत्वपूर्ण तारीखें, ये सभी विषय अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगरा किला इन सबको समझने के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, कुछ और मजेदार बातें भी हैं। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, बेशकीमती कोहिनूर हीरा कभी इसी किले के खजाने की शान था। हाँ, जैसे बाबर यहाँ ग्वालियर के राजा से जीत कर लाया था, ऐसा कहते हैं। और दुनिया का मशहूर मयूर सिंहासन यानी तख्ते ताऊस भी यहीं दीवाने आम की शोभा बढ़ाता था। जी, जिसे 1739 में फारसी शासक नादिर शाह दिल्ली की लूट के दौरान अपने साथ ले गया। और हाँ, सिनेमा के शौकीनों के लिए हिंदी सिनेमा की कालजयी फिल्म मुगले आजम, हाँ, उसका वो अमर गीत प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें मधुबाला अनारकली बनकर बगावत का इजहार करती हैं। कहा जाता है कि उसकी शूटिंग इसी किले के शीश महल की एक शानदार प्रतिकृति मतलब रेप्लिका में की गई थी। हाँ, असली शीश महल में नहीं, क्योंकि वहाँ शूटिंग संभव नहीं थी, पर रेप्लिका बहुत शानदार बनाई थी उन्होंने। यहाँ शाम को एक साउंड एंड लाइट शो भी आयोजित किया जाता है जी, जिसमें रोशनी और आवाज के माध्यम से किले के गौरवशाली इतिहास को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। ये बीच में कुछ समय के लिए बंद था, लेकिन सुनने में आया है कि इसे नई तकनीक के साथ फिर से शुरू किया गया है। हाँ, ऐसी खबरें हैं। ये पर्यटकों के लिए किले को जानने का एक और अच्छा माध्यम है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि आगरा का किला महज लाल पत्थर और संगमरमर से बनी एक भव्य संरचना नहीं है। ये राजपूतों के बादलगढ़ से लेकर लोधी सल्तनत और फिर महान मुगल साम्राज्य के उत्थान, उसके शिखर और उसके पतन का एक खामोश गवाह है। अकबर के बनवाए विशाल और मजबूत परकोटों से लेकर जहांगीर के दौर की मिश्रित शैली और फिर शाहजहां की संगमरमरी नक्काशी और कला तक, हर बादशाह ने इस पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हर दौर की अपनी पहचान है किले में। बिल्कुल। दीवाने आम की शाही भव्यता, दीवाने खास की गोपनीय मंत्रणाएं, जहांगीरी महल का मिलाजुला स्थापत्य, शीश महल की आईनों वाली जगमगाहट और मुसम्मन बुर्ज से जुड़ी एक बादशाह की दर्द भरी कहानी, ये सब इसी किले की दीवारों के भीतर सांस लेती हैं। ये किला भारत के मध्यकालीन इतिहास का एक दर्पण है। सही कहा। किले की ये दीवारें न जाने कितने बादशाहों, उनकी बेगमों, शहजादों, युद्धों, दरबारी साजिशों, कोहिनूर जैसे अनमोल खजानों की कहानियों और शाहजहां की कैद जैसी त्रासदियों को अपने सीने में दफन किए हुए हैं। आज हम जो हिस्सा देखते हैं वो तो शायद पूरी कहानी का बस एक अंश है। हाँ, क्योंकि 70% हिस्सा तो बंद है। वही,
किले के वो बंद हिस्से जो सेना के कब्जे में हैं या आम पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं, या वो पत्थर जिन्हें वक्त के साथ बदला गया या हटा दिया गया, उनमें न जाने कितने अनकहे राज और इतिहास छुपे होंगे। अगर ये पत्थर बोल पाते तो क्या कुछ ना बताते। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में होने वाली पुरातत्विक खोज शायद इन बंद दरवाजों के पीछे छिपे कुछ और रहस्यों से पर्दा उठा सके। वाकई सोचने वाली बात है। ये दीवारें यकीनन कई राज अपने अंदर समेटे हैं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आगरा किले की ऐतिहासिक सैर आप सबके लिए ज्ञान बढ़ाने वाली और दिलचस्प रही होगी।